आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सुबह 7:30 बजे वहाँ पर एक सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की हाफ नेकेड बॉडी मिलती है। बॉडी की हालत ऐसी कि जो देखे उसकी रूह कांप जाए। बॉडी फुली डैमेज, कॉलर बोन टूटा हुआ, नेक टूटी हुई, हाथ की उंगली टूटी हुई, डैमेज के निशान पूरी बॉडी पर काटा हुआ। ऐसी बॉडी की देखने वाला देख नहीं सकता, मतलब पूरी की पूरी बॉडी को तबाह कर रखा था। और शॉकिंग फैक्ट ये है कि वो फीमेल ऑन ड्यूटी थी, हॉस्पिटल में थी जहां वो काम करती है। और इस चीज़ पर पूरे वेस्ट बंगाल में वाद विवाद चल रहा है। लोग धरने पर आ गए हैं। हॉस्पिटल की नर्सेज, स्टाफ, नेताओं ने इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाया है सड़कों पर। हालांकि जो कल्प्रिट है वो कौन है, कैसे पकड़ा गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में उस कल्प्रिट के बारे में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में सुबह 7:30 बजे एक हाफ नेकेड बॉडी मिलती है। और जैसे ये बॉडी एक स्टूडेंट किसी ने देखी, फ़ौरन लोगों को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया। और पुलिस ने जब बॉडी की हालत देखी तो पुलिस ने फटाफट जो डॉक्टर थी उसकी फैमिली को कॉल किया और बताया कि फैमिली को ये बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से जल्दी कॉलेज आ जाइए। अब फैमिली सुन के बड़ी शॉक थी कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो, मतलब रात को ही तो बात की थी, तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है। एनीवेज फैमिली आई और जब फैमिली ने अपनी आंखों से देखा, फैमिली ने बॉडी को देखने से इनकार कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया कि ये कैसे हो सकता है। फैमिली बहुत शॉक्ड थी। हालांकि इस चीज़ को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश भी की गई, क्योंकि हॉस्पिटल में कई बड़े बड़े लोगों का नाम जुड़ा होता है। तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए कि हॉस्पिटल पे कोई आँच ना आ जाए, इस चीज़ से बचने के लिए लोगों ने इसे अटेम्प्ट का केस बनाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो पाया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो ये साफ साफ जाहिर हो गया कि ये कोई केस नहीं है, ये रेप एंड केस है। और इस न्यूज़ को इतनी ज़ोरों शोरों से फैलाया गया सोशल मीडिया पे, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि इस केस को दबाना मुश्किल हो गया। जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा शॉक थी ये खबर सुन के, इस सारी चीज़ों के बारे में जान के। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि डॉक्टर ने रात को 11 बजे कॉल किया था अपने घर पे। यूजुअली जैसे कॉल करते हैं लोग अपने फैमिली में कि सब ठीक है कि नहीं पूछने के लिए। तो मम्मी ने पूछा फ़ोन पे कि बेटा क्या चल रहा है, सब दिन कैसा रहा तेरा, और खाना खाया कि नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी मुझे राउंड पे जाना है, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी, थोड़ी देर बाद में खाना खाऊंगी। यहाँ से जब मैं अपने हॉस्पिटल में जितने पेशेंट हैं उन सबको देख के राउंड लगा के उसके बाद मैं डिनर करूँगी। इतनी बात हुई और डॉक्टर ने फ़ोन रख दिया और वो बाहर राउंड पे चले गई, इमरजेंसी पूरे वार्ड में चक्कर लगाने, अपने पेशेंट से मिलने। थोड़ी देर बाद घूमते घूमते ऑन ड्यूटी उनको 2 बज गए और 2 बजे के बाद उनके ही कलीग्स जो और अदर ट्रेनिंग डॉक्टर्स थे वो आए उनके पास और कहा मैम आपने खाना खाया कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं मैंने अभी नहीं खाया। तो उन्होंने बोला चलो हमने भी नहीं खाया, साथ में खा लेते हैं। सब ने मिलके डिनर किया अच्छे से। 2 बजे 2:30 बजे तक डिनर कर चुके थे। अब इसके बाद कुछ लोग बताते हैं कि डॉक्टर को रेस्ट करना था खाना खाने के बाद, या वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद सिर्फ सुबह 7:30 बजे उनकी बॉडी मिली हाफ नेकेड। इस चीज़ ने हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को, नेताओं को सर से पांव तक हिला दिया। আপনি কি বলতে পারবেন একজন না একাধিক জড়িত সেরকম কিছু? আমি এরকম কিছু বলিনি যে একজন একাধিক জড়িত। पुलिस का दायित्व আছে, पुलिस को। सर आप आज रिजाइन दिए सर, इसका कारण सर? इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक जो लड़की हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रिजर्वेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रिजर्वेशन दे रहा हूँ। I don't like that this should happen to anyone in future. लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, इज रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स इट। लोग इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि वहाँ की सरकार जो इस वक्त ममता बनर्जी संभाल रही हैं, इतना प्रभाव, इतना दबाव डाला गया कि इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई।
इन्वेस्टिगेशन ज़ोरों शोरों पर चल रही थी। इस केस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया गया और टीम ने भी बखूबी अपना कर्तव्य निभाया। विद इन 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे के अंदर अंदर कल्प्रिट को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब शुरू से बात करें तो सेमिनार हॉल के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा था, उस कैमरे की 11 बजे से लेकर 2 बजे तक की सारी फुटेज निकाली गई। देखा गया कौन कौन 2 बजे के आसपास सेमिनार हॉल के आसपास आया है, नहीं आया है। जितने भी लोग आए थे, टीम ने सबको इकट्ठा किया, सबसे पूछताछ की गई। अब जहां इन्वेस्टिगेशन टीम को बॉडी मिली, उसी के पास एक ईयरफोन मिला, एक कान का ईयरफोन। अब जितने भी सस्पेक्ट्स थे जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आए थे, उन सबके फ़ोन लिए गए, सबसे ब्लूटूथ ऑन करके वो कनेक्ट करवाया गया और वहीं पर संजय रॉय का फ़ोन उस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया, जिस वजह से वो सामने आ गया। अब पुलिस की कड़ी पूछताछ करने पर संजय रॉय ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिया कि जी हाँ, मैंने ही किया है, जो भी था उसने सब कुछ पुलिस को बताया। अब संजय रॉय कौन है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, आइए थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। 55/20 शंभुनाथ पंडित रोड पर रहने वाला ये आदमी इसकी बहन से भी नहीं बनती। मतलब शुरू से ही इसका कैरेक्टर वुमेनाइज़र वाला रहा है। ये एक सिविक वॉलंटियर था, इसके पास पूरे हॉस्पिटल में कभी भी आने जाने का, हर डिपार्टमेंट का एक्सेस था। सिविक वॉलंटियर वो होते हैं जो हॉस्पिटल में ऑथराइज्ड पुलिस वालों की हेल्प करते हैं। ये खुद कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं होते हैं, ये सिर्फ छोटी मोटी हेल्प कराते हैं पुलिस वालों की वहाँ पे। बट संजय रॉय खुद को पुलिस वाला ही बताता था, अपने पूरे मोहल्ले में पुलिस वाला ही बताता था सबको। और ये एक बॉक्सर भी था, इसका पूरा मोहल्ला इसके बारे में जानता था, बट कोई आवाज़ इसीलिए नहीं उठाता था क्योंकि ये सबको यही बताता था कि मैं पुलिस वाला हूँ, और इस वजह से लोग इससे बहस करने से या फिर इसके मुंह लगने से बचते थे। पूरा मोहल्ला जानता था कि संजय रॉय कितना बड़ा वुमनाइज़र है, इवन उसकी बहन भी उसकी हरकतों के बारे में जानती थी। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि उसके फ़ोन में कई तरह की अश्लील वीडियोस पाई गई हैं, और पता चला कि उसकी 4 शादियां हो रखी हैं, जिनमें से एक बीवी उसकी मर चुकी थी। और ज़्यादा पूछताछ करने पर पता चला कि पहले से ही इसका नाम घरेलू हिंसा के कई सारे मामलों में आया हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि इस दरिंदे की मेंटालिटी क्या होगी। मतलब इसकी मेंटालिटी इस तरीके की थी कि ये नहीं देखता था कि सामने कौन है, लड़की, बूढ़ी, बुजुर्ग, महिला, एजेड, कोई भी हो, इसे बस अपनी प्यास बुझाने से मतलब होता था। इसके आसपास के लोगों ने भी इसके कैरेक्टर के बारे में यही बातें कही हैं, और इसकी सज़ा उस बेचारी ट्रेनी डॉक्टर को मिली। बताते हैं कि उस रात भी संजय रॉय शराब पीकर ही हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था। अब ईयरफोन मिला उस जगह पे, तो जाहिर सी बात है कि फ़ोन में ब्लूटूथ कनेक्ट करके संजय रॉय कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देख रहा होगा, और इसी के दौरान उसने उस घटना को अंजाम दिया। सारे एक्सेस तो उसके पास थे ही, तो वो किसी भी रूम को अनलॉक कर सकता था, कहीं भी जाके बैठ सकता था। उसने जो भी किया इतना ब्रूटली किया कि देखने वाले की रूह कांप जाए। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस बॉडी की हालत क्या होगी। हाफ नेकेड बॉडी थी, उसकी गर्दन टूटी हुई थी, शोल्डर बोन टूटी हुई थी, उसका हाथ टूटा हुआ था, हाथ पर निशान थे, पेट पर निशान थे, कांटे के निशान, मतलब काटने वाले निशान थे, पैर की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी आंखों से खून आ रहा था। पोस्टमार्टम में जब ये रिपोर्ट आई तो ये सब साफ था, उसकी आंखों से खून आ रहा था, उसके इंटरनल पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। इसीलिए आज पूरा देश ये मांग कर रहा है कि इसे ख़त्म करो भाई, इस कल्प्रिट को ख़त्म करो, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और बट हमारे देश का कानून इतना लचीला है कि जो कल्प्रिट है अभी तक कस्टडी में है, और ज़्यादा पूछताछ की जा रही है, और ज़्यादा मामले सामने आने बाकी हैं। बट मुझे तो ये लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसे इंसान को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है, और हमारे देश को और ज़्यादा सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि जल्दी फैसला हो। बात सिर्फ ये नहीं है कि एक डॉक्टर हो गया, बात ये है कि एक फ़ीमेल एम्प्लॉय जो अपनी जगह पे, मतलब अपने ऑफिस में काम कर रही है यार, मतलब कि कोई भी हो सकता है, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। हम भी खुद भी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे हमें कैब लेने आती है, कैब छोड़ने जाती है। अब हमारे माँ बाप तो ये सोचते हैं कि अच्छा हमारा बेटा ऑफिस गया तो सेफ़ है, या हमारी बेटी ऑफिस गई है तो सेफ़ है। बट क्या अब वो माँ बाप सेफ़ फील करेंगे कि हमारी बेटी ऑफिस में है? अब वो थिंकिंग चेंज होने लगेगी कि नहीं, क्या पता कुछ भी हो सकता है। इस केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, पूरे देश को इनसिक्योर कर दिया है, पूरे देश के माँ बाप को, जितनी भी लड़कियां हैं सबके माँ बाप को इनसिक्योर कर दिया है
कि क्या अब अगर हमारी बेटी ऑफिस में है तो क्या वो सेफ है? तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यहाँ पे एक लड़की रेप हो गया, बात ये बहुत बड़ी है कि अब इनसिक्योरिटी बढ़ रही है इन चीज़ों को लेके, कि अब देश की लड़कियां अपने ऑफिस में जहाँ वो काम करती हैं वहाँ सेफ नहीं है यार। तो हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी जगह बना दे कि यहाँ पर लगे कि हाँ अब यहाँ आप सेफ रहोगे? माँ बाप तो यही सोच रहे होंगे। तो उन सब जो उस हॉस्पिटल में जितने भी नर्सेज और भी नर्सेज हैं और भी कॉलेज स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, जो अपने घर छोड़ के अपना सब कुछ पूरा जीवन लगा रहे हैं कि भाई मुझे अपने करियर में कुछ करना है, अब वहाँ पे उनके माँ बाप वो सोच रहे होंगे कि अब कैसे, मतलब मैं कैसे मान लूँ कि मेरी बच्ची यहाँ पे सेफ है। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश को आज़ादी तब मिलेगी जब इस देश की लड़कियां रात में आज़ाद घूम सकें। तो क्या आपको लगता है कि हमारा देश आज़ाद है? आपके जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो चल रहा है हमारे देश में इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और हमारी बहनें, हमारे दोस्त जितने भी हैं सबको जागरूक किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।